नमस्कार, पद्मनिष्ठ 24/7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को 7 वर्ष का कारावास, पत्नी ने की थी आग लगाकर आत्महत्या। खैरलांजी भाजपा मंडल अध्यक्ष, निर्वाचन पर लगे आरोप, अधिक उम्र के व्यक्ति को चुने जाने का आरोप। मध्य प्रदेश शासन के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मोहर, पार्षद ही चुनेंगे अध्यक्ष। राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए नेकलाल का नहीं चला पता, जंगल में लगातार सर्चिंग कर रहे पुलिस के जवान। खाली प्लॉट में गंदगी तो नगर पालिका कर सकती है अधिग्रहण, प्लॉट मालिकों को दी गई चेतावनी। एस्टीमेट पर अटक गई सोलर योजना, 2 महीने पहले आया आदेश, विभाग कर रहा है एस्टीमेट का इंतजार। 17वां बाल समारोह का हुआ आगाज, 23 नवंबर तक होगा आयोजन। लालपन्ना में मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान की फसल की सुरक्षा में जुटे किसान। और पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी की सफलता, नेशनल टीम में चयनित हुए एकेडमी के खिलाड़ी शुभा गौतम। और अब खबरें विस्तार से। दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उसके पति रंजीत कुमार बिसेन, उम्र 34 वर्ष को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 14,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 20 नवंबर को यह फैसला प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती की विधान अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 मई 2011 को किरण देवी का विवाह ग्राम में ही सामाजिक रीति रिवाज से रंजीत बिसेन निवासी हट्टा थाना अंतर्गत सालेटेका से हुआ था। विवाह के बाद से ही किरण देवी के पति रंजीत सास ननद द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। इसी दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना के चलते हुए 30 जुलाई 2014 को किरण देवी ने अपने पति के निवास सालेटेका में आग लगा दी, जिसके इलाज के दौरान 14 अगस्त 2014 को भिलाई अस्पताल में मौत हो गई। इस दौरान मृतिका द्वारा दिए गए बयान और जांच के बाद किरण देवी के पति रंजीत बिसेन को दोषी पाया गया, जिसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। पार्षद ही नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्ष चुनेंगे। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने शासन के आदेश पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद यह लगभग तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश के भीतर होने वाले चुनाव में अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं चुने जाएंगे। नगर पालिका बालाघाट अध्यक्ष चुने जाने पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने 3 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा की तो तीनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी बताते हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस सरकार द्वारा ही सीधे नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने की प्रणाली शुरू की थी। अब यही इस प्रणाली पर रोक लगा रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हमारा पहले मतलब हमारी पार्टी का ही व्यू ये रहा है कि क्योंकि आज से करीबन 20 साल पहले इन्हीं की सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार ने डायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने ही शुरू किया था। और मैं समझता हूँ कि जनता भी उसको बहुत अच्छा मान रही थी कि सक्षम व्यक्ति नगर पालिका या महापौर बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो वो ज़्यादा सक्षम, क्योंकि डायरेक्ट जनता से चुना आता है और पूरे वार्डों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब पार्षद जाएगा तो किसी एक वार्ड विशेष का ही प्रतिनिधित्व करता है और ये स्वाभाविक है कि जब वो अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित ही वो पूरे नगर पालिका क्षेत्र का ध्यान रखना संभव नहीं है। वो स्वाभाविक तौर से वो अपने वार्ड का ज़्यादा ध्यान। क्या लगता है सर कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ये फार्मूला बनाया था कि सीधे चुनाव से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इस पर अब क्या रहेगा बीजेपी का? नहीं, देखिए क्या है, अपन ने अपना विरोध व्यक्त कर दिया। हाईकोर्ट का निर्णय है, उससे तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी ये बात जो हमेशा बनी रहेगी कि हम डायरेक्ट इलेक्शन चाहते थे, जिससे सक्षम लोगों को ही अवसर मिलता था।
पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंगे कांग्रेस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि 1995 में भी इसी प्रक्रिया के तहत हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रक्रिया को बदलते भी प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की थी। आज पुनः कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया को बदलते हुए 1995 वाला नियम शुरू कर दिया। इसका भी स्वागत करते हैं। इसके पूर्व में जो चुनाव हुआ था 1995 में, वह चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत हुआ था जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस प्रक्रिया को बदल दिया और अध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव कर दिया, आम जनता चुनेगी कर। पुनः कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने फिर अपना वही नियम पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाएगा करके इस प्रणाली को लागू किया है। तो राज्य सरकार का ये फैसला रहता है कि राज्य सरकार किस तरह से चुनाव कराना चाहती है। और यह चुनाव इसलिए भी मैं अपने विचारों से इसलिए सहमत हूँ और अच्छा मानता हूँ क्योंकि पार्षदों को प्रतिनिधि बना के जनता हर वार्ड से भेजती है। उनका भी अधिकार होता है कि हम अपना अध्यक्ष स्वयं चुने और हमारी कौन सुन के हमारे कामों को अंजाम देगा और उन कामों को विकास को, इस शहर को विकास की गति देने के लिए पार्षदों का भी दबाव रहता है। पार्षद द्वारा जब चुने जाते हैं तो इस प्रक्रिया को जो राज्य सरकार ने लागू की है वो बहुत ही अच्छी है। अवश्य लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल लाभ मिलेगा क्योंकि पूरे पार्षद द्वारा ये अध्यक्ष चुना जाता है, पार्षदों का दबाव रहता है। नगरपालिका परिषद बालाघाट की पहली नगरपालिका अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक नगरपालिका अध्यक्ष रह चुकी श्रीमती अनुभा मुंजारे बताती हैं कि उनके हिसाब से ये निर्णय पूरी तरह से गलत है। इस निर्णय से जनता भी उत्साहित नहीं है, मतदाता बहुत अधिक नाराज हैं। हालांकि माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन राज्य शासन का यह निर्णय जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। देखिए, मैं जब से हमारे मध्य प्रदेश की श्री कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरीय निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, तब से मैं लगातार ये कहती आई हूँ कि ये निर्णय शासन का मेरे हिसाब से गलत है और इस निर्णय से जनता भी उत्साहित नहीं है, मतदाताओं में भी जरा भी उत्साह नहीं है इस निर्णय को लेके सरकार के। और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, न्यायपालिका सर्वोपरि है। लेकिन राज्य शासन का ये निर्णय जनता के कहना चाहिए उम्मीदों पे पानी फेरने वाला है। जनता अपने पसंद का अध्यक्ष चुनती रही, महापौर चुनती रही अभी तक लगातार 20 सालों से। अब अचानक सरकार का निर्णय आने से जनता को ऐसा लगता है कि अब हम जैसा हम अध्यक्ष चाहते हैं जो हमारे बिजली, पानी, सड़क, सफाई और शासकीय योजनाओं का लाभ दिला सके, ऐसा अध्यक्ष हम किस तरह से चुन पाएंगे। अब जैसे अपने बालाघाट नगर में 33 वार्ड है नगर पालिका क्षेत्र में, तो जनता 33 पार्षदों को चुनेगी। अब जनता को ये नहीं पता है कि इन 33 में से कौन अध्यक्ष बनेंगे और बहुमत किस पार्टी का। मतलब वैसे तो कहना चाहिए पार्टी बेस पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा कि भाई इस पार्टी का इतना बहुमत आया, इतने पार्षद आए, उस हिसाब से उनके अध्यक्ष का चयन होगा। तो जनता को इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी पूरी समाप्त हो गई है। जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लड़सड़ा के ग्रामीणों ने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं खुलने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का स्थानांतरण करने की मांग जिला प्रशासन से की। ग्रामीण बताते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव होने, समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र न खुलने और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने से ग्रामीण बहुत अधिक परेशान है। इस कारण वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थानांतरण किए जाने की मांग कर रहे हैं। सर, ऑफिस इसलिए आए थे कि स्वास्थ्य केंद्र है जो लाड़सा में, वो क्या है खुलता नहीं है। प्रसव जैसे गंभीर मामले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती केसरबाई टेमरे के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र खोला नहीं जाता। इस संबंध में हम कलेक्टर कार्यालय आए थे। तो क्यों नहीं खोलते हैं? वो क्या है मकान और स्वास्थ्य केंद्र एकदम लगा हुआ है, इस कारण से वो घर पे ही निवास करते हैं। मतलब अपने घर पे ही स्वास्थ्य केंद्र खोल लिए हैं क्या उन्होंने? हाँ, जो लगा हुआ है कुछ दूरी है, 6-7 फीट का अंतराल है, जो कि अपने घर पे ही कभी कभी दवा शासन जो प्राप्त होता है उनको, वो गाँव वालों को कभी कभी प्रदान किया जाता है।
तो इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किश्त का आवंटन नहीं होना सहित अन्य परेशानियां अब धीरे धीरे गांव में आम होने लगी हैं। जैसे ही कुछ परेशानी लेकर बालाघाट जनपद के गड़दा के निवासी जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि राशि न मिलने से काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आ गई है, लेकिन वह अपने खाते से उस राशि का आहरण करने में असमर्थ हैं, जिसके चलते उनके मकान अब तक अधूरे पड़े हैं। पीएम आवास योजना की राशि बैंक से ना निकलने की शिकायत करते हुए संबंधित विभाग से उनकी राशि दिलाए जाने की मांग की। सर मेरे खाते से पैसे नहीं निकल रहे। कितने हैं आपके खाते में पैसे? 1,20,400। क्यों नहीं निकल रहे? बैंक गया था सर, तो विड्रॉल करवाया, तो विड्रॉल से ही पैसे नहीं निकल रहे हैं। फिर बैंक मैनेजर के पास गए, तो उन्हें भी बोले कि पैसा नहीं निकल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते बोले। कौन से बैंक का मामला है? SBI। तो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? किस योजना के पैसे थे आपने जमा किए? इंदिरा आवास मकान के है, प्रधानमंत्री का। अच्छा, कितने पैसे थे? पहला किस्त आया 25,000 का, अभी आया दूसरा किस्त आया 45,000 का। अभी एक भी पैसा नहीं निकल नहीं रहा। तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं निकल रहे हैं? पैसा नहीं निकल रहा, खाता छोटा हो गया बोल रहे हैं, और उसकी वजह से पैसे नहीं निकल रहे बोले। तो फिर अभी क्या परेशानी जा रही है? अभी परेशानी है, मकान का काम चालू हो गया सर, पैसे के लिए लेबर परेशान कर रहे हैं। 1 महीने से घूम रहे हैं। 1 महीना हो गया घूम रहा। केंद्र शासन की अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लांजी के 1500 से अधिक किसानों को नहीं मिला है, जिस कारण वे आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरे देश में लागू होने के बावजूद भी जिले के ऐसे कई किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए रोजाना ही शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। हम लोग 15 तारीख को SDM के यहाँ सौंपे हैं ज्ञापन, किसान सम्मान निधि के नहीं मिलने के कारण पूरा गांव ही इस सम्मान से वंचित है। कितने आपके गांव में कितने किसान होंगे? हमारे गांव में करीब 1500 किसान तो होंगे निश्चित है। तो किसी भी किसान को हाँ, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं। तो क्या कुछ सर्वे हुआ? फार्म जमा किए, सब किए, तो उसके बावजूद भी। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह, क्या अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? पटवारी का कहना यह है कि आपका भू कोड गलत हो गया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके गांव को अब किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पाएगी। किसने गलत किया कोड? अब कोड तो किसान लोग तो करने से रहे, किसानों के पास तो कोड है ही नहीं, तो ये विभागीय स्तर पर ही लापरवाही समझ में आ रही है। इसमें लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले कटंगी में भू कोड गलत हो जाने से गांव के किसी भी किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और पूरा गांव इस योजना के लाभ से वंचित है। करीब 1500 किसानों वाले इस गांव में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने योजना का लाभ न मिलने पर लांजी SDM कार्यालय और तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। नहीं मिलेगा, इसके बाद में अपन हड़ताल भी करेंगे इसके लिए, पर हम अपने हक की लड़ाई लेके रहेंगे, यानी हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। कलेक्टर स्तर पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सभी ग्राम के किसान लोग SDM ऑफिस या तहसीलदार के समक्ष धरना प्रदर्शन लांजी में करेंगे। शहर के पुराने राम मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंचकर भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने बताया कि बीते कई वर्षों से प्राण मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। 24 नवंबर को भागवत कथा का समापन होगा। 20 नवंबर को कृष्ण जन्म का पाठ किया गया। किसी मित्र से कहा कि बच्चे सम्मान नहीं कर रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो किसी ने कहा महाराज ऐसा करो कि यदि तुम्हारे घर में कोई एक संदूक हो ना, तो संदूक में ताला लगा दो, केवल बस हो गया, अपने आप तुम्हारी सेवा होना शुरू हो जाएगा। ताला बंद कर दिया गया, इसका मतलब पता चला कि इनके पास अभी कुछ है। ऐसी इच्छा रखते हुए फिर उनकी सेवा प्रारंभ। सदा स्वार्थी आए, सदा स्वार्थी
मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पुराने श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन। ये हर वर्ष का प्रोग्राम है। अगहन में भागवत की कथा, सावन में राम कथा और 2 जनवरी को सुंदरकांड की कथा हर वर्ष का आयोजन है। जो अगहन के महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा बहुत फलदायी होती है, भागवत की कथा। तो ये 17 तारीख से प्रारंभ हुई है और 24 तारीख तक है। 24 तारीख को इस कथा का समापन है, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व है, कल रुक्मणी विवाह है और 23 तारीख को जो है सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। 24 तारीख को यज्ञ हवन पूजन और कथा की पूर्णाहुति। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में 20 नवंबर को प्रातः से ही अचानक मौसम में आए परिवर्तन से दिन भर आसमान बादलों से ढका रहा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई और किसानों ने आनन फानन में खेतों से कटाई कर रखी हुई धान की फसल को खलिहानों में लाकर सुरक्षित किया। पद्मेश की टीम ने जब क्षेत्र का जायजा लिया तो पाया कि बदलीनुमा मौसम के कारण बारिश के आसार को देखते हुए किसान युद्ध स्तर पर धान की फसल को बंदियों में लगाकर खलिहानों में सुरक्षित कर रहे थे। आपको बता दें कि वर्तमान में किसानों द्वारा धान की तैयार हो चुकी फसल का कटाई कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसके चलते धान के कड़पे खेतों में पड़े हुए हैं। लेकिन 20 नवंबर को सुबह से ही आसमान में बदली छाने से किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों ने बताया कि इस वर्ष पर्याप्त बारिश और समय पर रोपणी होने से वर्तमान में हल्की प्रजाति की धान फसल का कटाई कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अभी अब क्या तक हाथ चलेगा, अभी धान काटे हैं और बोझा उठा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं धान को। हाँ। जैसे आज सुबह से बदली मौसम है तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, इसलिए तो जल्दी कर रहे हैं और बदल पानी। तो किस फसल पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा? जैसे तुअर लगी हुई है, भी क्या होगा फसल उसका? फसल क्या होगा? वो घूंग लग गया है, कीड़ा हो गया है, फूल जाएगा फूल भी। उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा? फिर कम होगा उत्पादन। हाँ, कम होगा। तो उसके लिए क्या प्रयास? अब दवा पानी तो मारते नहीं, कितने में मारेंगे करके। अब जितना होगा उतना अपना कूड़ो 4 कूड़ो होता है, हो गया। उसके बाद अन्य कृषकों ने बताया कि बदलीनुमा मौसम का सबसे अधिक प्रभाव दलहनी फसल तुअर की पैदावार पर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में तुअर की फसल में फूल लगे हुए हैं एवं फल लगने का समय है। ऐसी स्थिति में मौसम खराब होने से फूल झड़ने व इल्लियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अपना यही धान काट के हो गया है, मतलब कड़पा है, बंदियों में फैला हुआ, उसको समेट रहे हैं, खरियान में ला रहे हैं, खरी रचे रहे हैं। सुबह से मौसम खराब लग रहा था। सुबह से मौसम खराब है, अभी भी है वैसा जी मौसम। इसलिए क्या है, जल्दी जल्दी अब काम तोड़ने के लिए देख रहे हैं। जब तक के खरे नहीं रखेंगे, जब तक के सही नहीं रहेगा जी। और जो पानी आएगा तो बंदिया का तो नुकसान होना ही है ना, कड़पाल। और किस फसल पे इसका असर पड़ेगा? जैसे बदलीनुमा मौसम, ये तुअल पे असर पड़ेगा। इल्ली होंगी, घोंग लग जाएंगे, फूल झड़ रहे हैं अभी। इसके लिए अब दवा उपयोग करना पड़ेगा। खैरलांजी पूर्व जनपद अध्यक्ष राकेश बनोटे, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा भाजपा प्रदेश संगठन का अपमान कर नरेंद्र शुक्ला की उम्र को छिपाकर खैरलांजी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बनाकर संगठन के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इस पूरे प्रकरण पर वारासिवनी पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने औपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि खैरलांजी मंडल चुनाव का कार्य संगठन के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी निराधार हैं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान बताया कि संगठन के चुनाव एक बार किए जाते हैं। यदि कार्यकर्ताओं को ऐसी किसी प्रकार की आपत्ति थी तो चुनाव के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी और जो ज्ञापन कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपा गया है वह प्रदेश संगठन के संज्ञान में लाया जाएगा, जिस पर प्रदेश संगठन द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर सभी अमल करेंगे। वहीं पूर्व जनपद अध्यक्ष राकेश बनोटे ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा पूरी कार्यवाही करवाई गई है। देखिए, हमें जो भी मंडल में चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के, जो प्रदेश संगठन की गाइडलाइन थी कि जो उन्होंने उम्र का तकाजा रखे थे कि 35 साल से 40 साल के बीच में मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे और सभी को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे। और जो हमारे चुनाव प्रभारी आए थे उन्होंने भी बताया, पटोले जी ने, कि यहाँ 35 से 40 के से अधिक वाले इसमें अपना भागीदारी न करें करके।
जब स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, तब भी जो है हमारे जो पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष है नरेंद्र शुक्ला, उन्होंने अपना फॉर्म भरा, जबकि उम्र हमारे जो प्रभारी आए हुए थे, चुनाव प्रभारी, उन्होंने सबसे पूछे, तब भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं, बोले हम तो कम के हैं। नहीं, चुनाव प्रभारी ने सभी को रखने के लिए कहे, वोटर लिस्ट अपना जो प्रमाण है वो अपना आधार कार्ड सभी के रखने के लिए कहे, सभी प्रत्याशियों ने रखे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, बोले मैं बाद में दे दूंगा करके भरोसा किया अपना चुनाव प्रभारी ने उनके ऊपर, और वो भरोसे को ही उन्होंने तोड़ा है। जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे ने बताया कि नरेंद्र शुक्ला को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी उम्र 42 साल है। आधार कार्ड और वोटर आईडी में इसके प्रमाण मिल रहे हैं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन थी, जो प्रदेश से जो निर्देश आए हुए थे, और जिसमें हमारे खटोले जी जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, वो भी वहाँ कैलाश जी पहुँचे थे कार्यालय उसमें वार्ड में, और उन्हें चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया। उन्हें सबसे पहले कहा कि 35 साल से 40 साल की उम्र का जो व्यक्ति होगा वही भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे लोग ही अपना नाम प्रस्तावित करें, और उसमें 8 लोगों ने नाम प्रस्तावित किया, और उसमें नरेंद्र शुक्ला ने सबसे पहले अपना नाम प्रस्तावित किया कि मैं भी मंडल अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपनी उम्र को छुपाया, और वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। उन्होंने कहा हम लोग पूरी घोषणा जो बालाट से करेंगे, उसके बाद सब लोग चले गए, और बालाट से पता चला कि नरेंद्र शुक्ला को ही फिर से पुनः मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और चूँकि उनकी जो वोटर आई डी मैंने देखा, वो वोटर आई डी में उनकी 43 साल उम्र है, और आधार कार्ड में भी 43 साल है, और वोटर लिस्ट में 42 साल है। क्योंकि 40 साल के ऊपर का व्यक्ति है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले भी वो मंडल के प्रभारी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ऐसी गलती नहीं करना था। नूतन कला निकेतन द्वारा बाल समारोह का आयोजन स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद के परिसर में 17वां बाल समारोह की शुरुआत हो गई। 20 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 16 वर्ष से कम उम्र वाले स्कूली छात्र प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 20 नवंबर को नन्हे छात्रों द्वारा फुग्गा फोड़ प्रतियोगिता, 50 मीटर दौड़, त्रिटंगी दौड़, रस्सी दौड़, 150 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ के बालक बालिका की अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई गई। देखिए, गुब्बारे जो फोड़ेंगे वो किसी भी टाइप से आप फोड़ सकते हैं, पैर से, हाथ से, कूद के, लेकिन आपके गुब्बारे पूरे फूटने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हमारी इस प्रतियोगिता में बाल समारोह 2019 में 17वां बाल समारोह है हमारा। इसमें 26 संस्थाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज 19 संस्थाओं का परफॉर्मेंस है, जिसमें नर्सरी कक्षा है। नर्सरी कक्षा की फुग्गा फोड़ प्रतियोगिता भी संपन्न हुई है। उसके पहले हमने 50 मीटर की सिंपल रेस किया है बालक बालिकाओं की ब्री ग्रुप में, और अभी रस्सी दौड़ हो रही है। रस्सी दौड़ मतलब जो बच्चे रस्सी कूदते हैं उसकी 50 मीटर की दौड़ होना है। इसके बाद कबड्डी होगी बी ग्रुप की, और बी ग्रुप में ही एक दूसरा है लंबी कूद है वो होगा, और सी ग्रुप के भी कुछ कॉम्पिटिशन्स है, कबड्डी है और दौड़ है 100 मीटर की, वो आज हम संपन्न करवा रहे हैं। इसने 5 प्रतियोगिताएं आज हमको कंप्लीट करना है। नक्सल प्रभावित जिले के देवरबेली पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम चिलकोना निवासी नेंगलाल पिता सुकाली मसराम उम्र 45 वर्ष को नक्सलियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस घटना को 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक नेंगलाल का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि पुलिस अपने सूचना तंत्र के माध्यम से पतासाजी कर रही है। देवरबेली के अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि नेंगलाल की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई है, और उस गांव के लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन नक्सलियों की दहशत की वजह से वे बता नहीं रहे हैं। यह पहला मौका है जब नक्सलियों के द्वारा अपहरित किए गए व्यक्ति का चौथे दिन भी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस द्वारा नेंगलाल का पता लगाने के लिए जिला पुलिस, हॉक फोर्स, सीआरपीएफ की 8 पुलिस पार्टी सर्चिंग पर लगाई गई है, जिसमें लगभग 180 जवानों के समावेश होने की बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा नेंगलाल और नक्सलियों का पता लगाने के लिए पितकोना, चिलकोना सहित अन्य नक्सली ठिकानों की तलाश की जा रही है। वहीं चिलकोना के ग्रामीण भी नेंगलाल की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं नक्सलियों द्वारा नेंगलाल की हत्या किए जाने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन शव न मिलने पर पुलिस द्वारा
अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये सही है कि नक्सलाइट द्वारा जो है ग्रामीण का अपना है जिसका नाम नेगलार है, उम्र करीब 45 साल है। 3 नक्सलाइट जिसमें 2 महिला 1 पुरुष था, वो आए थे और उसको पीछे हाथ बांध कर पीछे ले गए हैं। महिला उसकी पत्नी की रिपोर्ट पे जो है अपराध 364, 365 का पंजीबद्ध करके कर रहे हैं। जैसी ये सूचना मिली उसके तत्काल बाद से जो पुलिस पार्टी लगातार अपराध की तलाश में लगे हुए हैं और डेली जो है 9 से 10, 8 से 9 पार्टी जो है सर्चिंग में जा रही है। हमारे जितने भी गोपनीय तंत्र है, सूचना तंत्र, उनको भी सक्रिय कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि अपराध की क्या स्थिति है। कल 9 पार्टी गई थी वहाँ पे, आज 7-8 पार्टी गई है और बड़े जोर शोर से हम उस गांव के आसपास के हर चप्पे की छानबीन कर रहे हैं। कहीं अगर मान लो कोई घटना घटी हो तो डेड बॉडी मिल जाए या नक्सलाइट जो पुलिस दबाव में आके उसको छोड़ दे, दोनों संभावना ध्यान में रखें। जिले के लामता थाना अंतर्गत चांगोटोला रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास सीमेंट की बोरी से भरा ट्रक पलटने से चालक और क्लीनर घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चालक संगीत टेकाम और मनीष ठाकरे निवासी रमरमा थाना बारा सिवनी को इलाज के लिए बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र उम्र 28 वर्ष निवासी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान निवासी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ युवती द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 10 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 3716 परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन सफल होने वाले परीक्षार्थियों को कई तकनीकी परेशानियां हो रही। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों के पंजीयन के लिए पोर्टल में जानकारी अपडेट कर दी गई थी। इसके बाद भी तकनीकी परेशानियां आ रही है, जिस कारण विद्यार्थी परेशान ना हो, इसे देखते हुए विद्यार्थियों को ऑफलाइन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के 8 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा बकायदा 2 पारियों में आयोजित की गई थी, जिसके 18 नवंबर से पोर्टल में पंजीयन करवाए जाने थे, लेकिन पोर्टल में तकनीकी परेशानियों को देखते हुए अब ऑफलाइन पद्धति का उपयोग किए जाने की तैयारियां की जा रही है, जिससे एक बार फिर शिक्षा विभाग की एक और तकनीकी परेशानी का खुलासा हुआ है। तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के द्वारा महज 5 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए दीनदयाल रसोई शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 महीने तक बंद कराने के बाद पुनः शुरू किया गया है। जानकारी के अभाव में लोग यहां पर कम पहुंच रहे हैं, जिसे एक बार फिर पुनः पहले जैसे चलाने के लिए बहुत अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन योजना को देखते हुए वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया, जिसका पहले जैसे रुझान नहीं आ रहा है। शहर में संचालित करने वाले बताते हैं कि योजना काफी अच्छी है, जरूरतमंदों को समय पर सस्ता भोजन मिल जाता है। ये हमारे एनजीओ के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसमें नगर पालिका का भी सहयोग रहता है। दोनों मिलकर संयुक्त इसका संचालन हो रहा है और इसमें अच्छा रुझान है। गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है। यह अस्पताल के पास में होने के कारण जो गांव से जो मरीज आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको सस्ता भोजन उपलब्ध हो जाता है। गांव से जो मजदूर आते हैं, दोपहर में उन लोगों को जो लंच लाते थे, कभी उनके घर पर नहीं बन पाता तो वो लोग यहाँ आके भोजन कर लेते हैं। ITI के बच्चे आते हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे आते हैं, जो बाहर के गाँव के पढ़ने वाले, उन लोगों को यहाँ भोजन 5 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। ये बहुत अच्छी सरकार की योजना है, कल्याणकारी योजना है, जो गरीबों के हित के लिए बहुत अच्छा काम है ये, और ये हमारे एनजीओ के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। नगर पालिका इसमें किस प्रकार सहयोग करती है? नगर पालिका हमको इसमें अनाज देती है, बिल्डिंग नगर पालिका की, पानी और बिजली नगर पालिका के माध्यम। उसके अलावा सारा कुछ आप लगाते हैं? हमारे एनजीओ के माध्यम से हम लोग करते हैं। इस पे इस योजना को चलाने में किस प्रकार से दिक्कतें? बीच में लोगों का रुझान से हट गया था, काफ़ी संख्या कम हो गई थी। हट नहीं गया था, बीच में बंद हो गया था। संख्या तो बराबर आती जैसी आती है, और बीच में बंद होने से कुछ दिनों
4 महीने करीब बंद रहा तो लोगों को पता होने में थोड़ा टाइम लगा कि चालू हो गई करके, तो फिर लोगों का रुझान फिर बंद किस वजह से हो गई थी? ये शासन के स्तर से हो गई थी बंद, फिर शासन को लगा कि नहीं चालू करना चाहिए तो चालू हो गया। वहीं दीनदयाल रसोई में आने वाले अशोक सैंडी बताते हैं कि वे पूर्व से ही यहां पर भोजन करने आते रहे हैं। सरकार की यह अच्छी योजना है, इसके प्रचार के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए जिससे पूर्व की तरह बेहतर तरीके से यह चल सके। मैं जब से खुली दुकान उसी दिन से आ रहा हूँ। कितने रुपए मिलता है खाना यहाँ? 5 रुपये में। खाना किस प्रकार से मिलता है? शानदार मिलता है खाना। खाने में किस प्रकार की शिकायत नहीं। इससे किन लोगों को फायदा मिलता है और सरकार की योजना किस प्रकार की है? अच्छी है? सरकार की योजना तो बहुत प्यारी, गरीबों की मोहब्बत सी हो गई उनसे, ताल्लुकात से भी पैदा हो गए, ना आया तो व्यवहार बनते हैं उनसे, क्यों नहीं आया? चाहत का ये सरकार ने लोगों से मेलजोल बढ़ रहा है, इसमें चाहत बढ़ गई ना उनसे। तो यहाँ किस प्रकार के लोग खाना खाने आते हैं? गरीब स्थिति के भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, सज्जन लोग भी आते हैं, व्यवहार टाइप के जैसे भी वो परिचय उनका, परिवार जैसे माहौल में। हाँ, बहुत प्यारे लोग आते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सरकारी भवनों को कम खर्चे में बिजली देने और उनकी छत का उपयोग सौर ऊर्जा की बिजली उत्पन्न करने में किए जाने का आदेश 2 महीने पहले जारी कर दिया गया, लेकिन एस्टीमेट नहीं आने से विभाग आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी पीके जैन ने बताया कि रेस्को मॉडल के तहत सरकारी भवनों को कम खर्चे में बिजली देना है। इसके तहत 2 रुपए से 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए सरकारी बिल्डिंगों पर निजी कंपनियां अपने सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगी। यह आदेश बीते 2 महीने पहले आ गया है, लेकिन एस्टीमेट नहीं आने की वजह से यह कार्य रुका हुआ है। इस महीने के अंत तक एस्टीमेट आ जाएगा। इसके बाद जिले के सरकारी भवनों की छतों पर रेस्को मॉडल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वन विभाग के अधिकारी कार्यालय, पुलिस के अधिकांश स्थानों और चौकियों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। अब बचे हुए स्कूल, हॉस्पिटल सहित अन्य सरकारी भवनों में रेस्को के तहत यह सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना है। अगर आपका शहर के भीतर खाली प्लाट है और उस पर गंदगी हो रही है तो आप सावधान हो जाइए। जल्दी से अपने प्लाट की बाउंड्री वॉल बना ले या फिर अन्य व्यवस्था कर ले, नहीं तो नगर पालिका उसे अधिग्रहण कर लेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए नगर पालिका परिषद लगातार शहर को साफ करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में शहर में खाली पड़े प्लाट बड़ा रोड़ा बन के अटके हुए हैं। लगातार देखने में यही आ रहा है कि खाली प्लाटों को लोग कचरा घर बना लेते हैं, जिस कारण लगातार गंदगी कम नहीं हो रही है। ऐसे प्लाटों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। बीते वर्ष भी नगर पालिका ने ऐसे प्लाटों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी लगाए थे। इन पे हम लोग फाइन कर रहे हैं, लेकिन हम ये खाली प्लाट के जो भी इसके ऑनर है या जो भी इसके संपत्ति के मालिक हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि वो अपने प्लाट को बाउंड्री वाल से कवर्ड करें, उस पर आवारा मवेशी या उस पर कचरा फेंकने ना। तो शहर को साफ और सुंदर बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। क्योंकि तो खाली प्लाट मिलता तो आदमी खाली जगह में कचरा फेंकना चालू करेगा, रोड पर फेंक नहीं सकता। तो उनसे मेरी अपील है कि वो अपने प्लाट को कवर्ड करें। बालाघाट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। बालाघाट कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदस्य अतुल जैन ने बताया कि देश में ऑनलाइन खरीदी बिक्री के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कम दाम में चीजें बेची जा रही है। बीते कई वर्षों से खुदरा व्यापारी लोगों को उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराता रहा है, लेकिन आज ऑनलाइन खरीदी के लिए 49% FDI दी गई है। इस कारण खुदरा व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट आने लगा है। आज हम लोग यहाँ पर सभी मोबाइल एसोसिएशंस, कंप्यूटर एसोसिएशंस और कंज्यूमर एसोसिएशंस के पूरे सदस्य, पूरे पदाधिकारी हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर और माननीय सांसद जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हम वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन द्वारा जो आज मार्केट में कम रेट, बहुत निम्न स्तर का माल और कम रेटों में जो आम पब्लिक को दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या परेशानी है? परेशानी ये आ रही है कि आज विगत कई वर्षों से खुदरा व्यापारी लोगों को उपयोग की वस्तुएं देते आ रहा है और आज गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को
49% FDI देकर इन व्यापार को ख़त्म किया जा रहा है, जिस इन व्यापार से पूरे देश में कम से कम 70 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनके आज रोजी रोटी की तकलीफ होते जा रही है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा गांव में राशन के लिए हर महीने लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय जन सेल्समैन के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, तो सेल्समैन है कि सर्वर ठीक नहीं होने का कारण बता दें। बुधवार को जब पद्मेश न्यूज की टीम सुबह परसवाड़ा की ग्रामीण सोसाइटी पहुंची तो एक बार फिर राशन के लिए युद्ध जैसा माहौल बन गया। लोगों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने उनका कार्ड फेंक दिए, महीना बीत गया, राशन नहीं दिया गया। मैं ऐसी भी सोसाइटी नहीं आता, 3 हफ्ते से कार्ड पड़ा था मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, आज मिलेगा कल मिलेगा, 12 बजे खुलती कभी 2 बजे खुलती। आज जब आया सुबह तो उसने कार्ड फेंक दिया सभी का यहाँ पे लाके ड्रम। कितने लोगों का कार्ड फेंका इसने और क्यों फेंका? पता नहीं क्यों फेंका, तो इसने कार्ड ला के फेंक दिया करीबन पूरे गाँव वालों का, हमारे परसवाड़ा वालों का। बस वही जी बहुत तंगाता है, राशन समय पे देता नहीं। 6 हफ्ते का कार्ड था, ला करके ही फेंक दिया उसने। अपना कार्ड चुनो और अपना से 2 बोलो। अच्छा ये बताओ कि कब से राशन नहीं मिला है आपको? राशन तो एक बार भी 1 महीने का मिला ही नहीं अपने को। क्या लगता है कि क्या ब्लैक मार्केटिंग करता है? हाँ सर करता है। अच्छा क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सेल्समैन पे? हटा देना चाहिए साहब इसको। धमकी देता है, धमकी भी देता है। और क्या धमकी देता है? बोलता है जो करना है वो कर लो कहता है। गाँव के अन्य लोग बताते हैं कि राशन के लिए उनको बहुत अधिक परेशान होना पड़ता है। दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद बमुश्किल राशन मिल पाता है। महीना खत्म हो जाता है, उसके बाद में राशन दुकान खोलते, महीना का महीना नहीं खोलते दुकान। अच्छा अभी तक मिला कि नहीं मिला आपको? कितनी तारीख से मिला है? कितनी बार मिला आपको? ये तो है हमारा हर्जाना होता है क्या नहीं गरीब इंसान का। तो 2 हफ्ता हो गया। कितने बार चक्कर काटना पड़ता है? चक्कर तो 3-4 बार काटना पड़ता है ना। अब 2-3 दिन का नांगा हो गया क्या नहीं, वो वाले हफ्ते में भी ऐसे करे है ना, तो हर जना होता है क्या नहीं गरीब का। 2 हफ्ता हो गए जी, उस बार आई थी तो हिंगर नहीं आ रहा था मेरा लड़का का। हाँ। फिर मैं यही खेत से तो वो हिंगर बंद हो गया है, तो फिर वापस गए। तो राशन मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है राशन, पूरा मिलता है ना। हाँ। सर यही समस्या है, जैसे सर अपन कार्ड वार्ड जमा करते हैं सर, ये महीने का वो महीने में राशन, जैसे अपने मिसेस आए हम भी आए तो 2 दिन 4 दिन हर हफ्ते में आना जाना होता है, 4-4 दिन रुकते हैं तो ये राशन कार्ड राशन देते नहीं है। कार्ड अपने पास जमा रखते हैं, जिस दिन आते हैं अपन लेने को उस दिन देता नहीं है, फिर किसी कार्ड फेंकेंगे, पब्लिक को परेशान करता है। अपने गाँव वाले आते हैं जैसे उनको एंट्री करके ला लेता है। सेल्समैन विपत चौधरी बताते हैं कि परसवाड़ा की राशन दुकान में परसवाड़ा और रत्नारा के लोग राशन लेने आते हैं, लेकिन उनके पास में हट्टा और परसवाड़ा 2 दुकान का चार्ज है। लगातार सर्वर की परेशानी के कारण राशन बांटने में दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर रत्नारा और परसवाड़ा 2 गांव के है। मेरे पास 2 दुकान है, एक हट्टा दुकान, एक परसवाड़ा दुकान। अभी इस माह में क्या हो रहा है, सर्वर की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हम सुबह 7 बजे से दुकान खोल देते हैं, 10-11 बजे तक सर्वर ठीक चलता है, उसके बाद में डाउन हो जाता है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि रत्नारा वालों का आप फिंगर वहीं ले लेते हैं और उन्हीं को राशन देते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं इतने लोग। क्या आप हर महीने राशन भी देते हैं, ऐसा भी इनका कहना है? पूरे महीने राशन जाता है, ये सर्वर की वजह से दिक्कत। आपको पता है कि परसवाड़ा में राशन के लिए यह पहली बार नहीं कि जब लोगों का गुस्सा फूटा हो। इसके पूर्व भी ऐसे कई बार हो चुका है, लेकिन वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ध्यान नहीं दिए जाने के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है और हितग्राही परेशान हो रहे हैं। देखना अब यह है कि आने वाले दिनों में सहकारिता विभाग के अधिकारी इस मामले पर ध्यान देते हैं या फिर पहले की तरह खामोशी से पूरा तमाशा देखते हैं। आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व स्थानीय निर्वाचन के द्वारा जिले भर के गांवों में पंचायतों में निवास करने वाले लोगों से उनके मतदाता सूची सहित अन्य परेशानी के लिए दावे आपत्ति की तारीख 21 नवंबर तक तय की गई है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा पंचायत में भी रोजाना पंचायत भवन में पहुंचकर लोग अपनी मतदाता सूची का मिलान कर रहे हैं। इस दौरान 10 लोगों ने दावे आपत्ति लगाई है कि उनके नाम सहित दूसरे वार्ड में जोड़ दिए गए हैं या फिर मतदाता सूची से काट दिए गए। मस्करी जी अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो वार्ड नंबर 1 में हम लोग। आप यहाँ पर आए थे, क्यों आए थे यहाँ पर? हम लोग आए थे अपने 6 नंबर में, वार्ड नंबर 6 में के लिए। 6 के लिए? हाँ। तो दावे आपत्ति के लिए आए थे? हाँ दावे। तो हुआ अभी आपका? हाँ हो रहा है। अच्छा बताइए कि वार्ड नंबर आप 6 में जाना चाहते हैं? हाँ हम पुराना 6 में है, तो हमारा वार्ड नंबर 1 में चली गया तो पूरा। अच्छा नाम आपका वार्ड नंबर 1 में आया? हाँ 1 में आया। और आप रहने वाले वार्ड नंबर 6 के थे। अच्छा परिसीमन की वजह से हुआ है कि
अभी मालूम नहीं सर कैसे हुआ क्या हुआ तो मालूम नहीं। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जो कल इसकी तारीख है 21 तारीख तक सुबह 10 बजे से 5 बजे का टाइम है, उसमें अपन दावे आपत्ति लेना। अच्छा, किस चीज़ का दावे आपत्ति ले रहे हैं सर? जैसा ये गेंदलाल भैया ने बताया कि मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 6 में निवासरत हूँ, लेकिन मेरा नाम वार्ड नंबर 1 में चला गया है, तो वार्ड नंबर 1 से उठ के वो वार्ड नंबर 6 में वो आना चाहती है। इस आशय का उन लोगों ने आवेदन दिया। अब तक कितने दावे आपत्ति आ चुके हैं? सर अभी तो सर 10 आवेदन आ चुके हैं। अच्छा, ये क्या परिसीमन के लिए है या नहीं सर? ये मतदाता सूची है, प्रकाशन की लाई है। हाँ। तो निर्वाचन आयोग ने ये कहा गया कि अगर ये प्रकाशन जनता के लिए फॉलो करो और इसमें जो जनता किसी वार्ड में है वो उससे वो संतुष्ट नहीं है और वर्तमान में सही में वो वार्ड नंबर 6 में रह रहा है, तो सही में उसको अपने निर्धारित स्थान पर उसको उनसे आवेदन लेवा। अच्छा, कब तक की आखिरी तारीख है? सर 21 तारीख तक। वारासिवनी नगर में स्थित तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 20 नवंबर को वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत जनपद पंचायत वारासिवनी खैरलांजी लालबर्रा की समस्त सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम संदीप सेन ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने क्षेत्र में धान के भंडारण के लिए एवं खरीदी के लिए प्रांगण की व्यवस्था करें। प्रत्येक सोसाइटी के पास करीब 2 एकड़ का खरीदी प्रांगण होना चाहिए। आपके पास रोड साइड की जो भी सोसाइटियां हैं उसके लिए जमीन जिन की रोड साइड की किराया रहता है आपके पास कोई दिक्कत नहीं। आप 2 एकड़ के लिए किसी को भी किराए से ले सकते हो। किसी का आसपास खेत है, लगा हुआ ग्राउंड है, मैदान है, कोई भी अगर स्कूल परिसर है, थोड़ा बहुत बात करें बैठे हो यार मैं जगह भी बता रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन सभी को फॉलो करना है। 2 एकड़ से कम की जगह मत रखना, ज़्यादा हो जाए तो 1 एकड़ का किराया ले सकते हैं। प्रधान उपार्जन के संबंध में आज बैठक बुलाई गई थी। इसमें तीनों तहसीलों के जो प्रबंधक हैं सोसाइटी के सभी को बुलाया गया था। कल माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कुछ निर्देश दिए गए थे धान उपार्जन के संबंध में, तो वही निर्देश आज हमने इनको दिया है। इसमें से कि सोसाइटी का जो प्रबंधन है उसमें 6 तौल काटे रखना अनिवार्य है, 4 सिलाई मशीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर तिरपाल वगैरह की व्यवस्था और जगह सुनिश्चित करेंगे कि जगह जहाँ पे भंडारण करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आज उनसे चर्चा हुई और इनको अभी 2 दिन का समय भी दिया गया है कि किसकी कुछ सोसाइटियों में अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं तो 2 दिन का समय दिया गया है कि तिरपाल वगैरह नहीं है। कुछ तौल काटे वगैरह अभी सुधार के लिए दिए गए तो भी सुधरवा के रख लें। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत बीती रात वन विभाग के द्वारा वन परिक्षेत्र के कनकी वृत्त से अवैध रेत का परिवहन करते रेत से भरा ट्रैक्टर जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात विभाग के अधिकारी कर्मचारी रात्रिकालीन गश्त पर वारासिवनी परिक्षेत्र में कर रहे थे, जहां पर ग्राम कौड़िया मुरझड़ में आरोपी सुरजा टोला मोहगांव निवासी 28 वर्षीय अंजीलाल पिता सुखला लोधी एवं 20 वर्षीय कमलेश पिता जटाशंकर लोधी के द्वारा ट्रैक्टर रेत भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। ट्रैक्टर चालक के पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश वनोपज कार्यवाही की गई। दो तीन दिन से सूचना मिल रही थी कि हम लोगों के द्वारा पूर्व में आरोपी अंजीलाल जो अभी इस ट्रैक्टर का मालिक है, हमने 32 टाली जब्त किया था और प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को मतलब भेजा जा चुका है। कब? ये है जून के माह में भेजा जा चुका है। उसके बाद में बीट गार्ड के सुपुर्द में रेत रखी गई थी, तो विगत 3 दिनों से सूचना मिल रही कि अंजीलाल पुनः यानी मतलब उस रेत को उठा करके बाहर कहीं विक्रय कर रहा है। मामले में रात में हम लोगों ने जो 20 तारीख की रात थी उसमें मौके पर गए, गश्त टीम बैठा ली और टीम बैठाने के बाद में इसको ट्रैक्टर को भरते हुए ड्राइवर और अंजीलाल ये दोनों को लेकर के आए और वनोपज अधिनियम 2000 का नियम 3 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई का प्रकरण।
वारासिवनी नगर में स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में निर्माणाधीन मंडी का 20 नवंबर को सहायक कलेक्टर अक्षय तामरेवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया। तामरेवाल ने मंडी निर्माण कार्य में तेजी लाने व निर्धारित समय में मंडी निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ठेकेदार से मंडी निर्माण संबंधी आवश्यक चर्चा भी की। पद्मेश्वर चर्चा में सहायक कलेक्टर अक्षय तामरेवाल ने कहा कि मंडी निर्माण की गति से संतोष है और कार्य की गति देखकर ऐसा लगता है कि अपने निर्धारित समय जनवरी में मंडी कार्य पूर्ण हो जाएगा और आगामी 25 नवंबर से प्रारंभ हो रही खरीदी को लेकर वह मंडी सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसको बोल देंगे कि 4-5 लीटर बाद यहाँ भेज दे और नहीं खरीदते हैं इसमें करवा दें। तो कितना लगेगा? एक ऑपरेटर भेजना होगा मतलब एक ही जगह पे आ जाएगी ना सर, एक जगह को खरीदी केंद्र एक ही जगह। हम किसान को तो वहीं बुला रहे हैं, वहीं से, क्योंकि ट्रैक्टर में खाली तुरंत नहीं करता ना किसान, ट्रैक्टर लेके आया सामान तुरंत खाली नहीं करेंगे, नहीं मगर उसकी व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी साहब, क्योंकि वहाँ पर 4 आदमी अगर जो अभी भविष्य में उपार्जन धान का उपार्जन होने वाला है अपने ज़िले में, तो उसी संबंध में मंडी और जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है उपार्जन केंद्र वारासिवनी में है उनका निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और उनका जो धान वगैरह है वो सही समय पे एक क्रमबद्ध तरीके से खरीदी की जाए और किसानों को समस्या ना हो, उन्हें पैसा समय में मिल जाए और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बाकी सारी व्यवस्थाएं को एक बार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि समय पे मतलब सभी सुविधाएं उपलब्ध रहे। सर ठेकेदार को कोई अभी आपने वो भी दिए हिदायत की कितने समय में समय सीमा में निर्माण कार्य नहीं, ठेकेदार का काम तो यहाँ पे ठीक चल रहा है, वो अपने समय सीमा पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ हमारी सुविधा के लिए उन्हें अभी बेस लिस्ट तैयार करने के लिए कहा हुआ है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यह मंडी को उपार्जन केंद्र के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई निश्चित नहीं है, हम देख रहे हैं, एक ऑप्शन रख रहे हैं अपने पास में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसानों की सुविधा के लिए हम इसे भी उपयोग करेंगे। अच्छा सर, एक पद्मेश्वर वॉलीबॉल एकेडमी ने अपने सफलता का आयाम चंद रोज में ही दर्ज कर लिया। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे शुभा गौतम का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हुआ है। शुभा गौतम ने बताया कि बीते दिनों इंदौर शाजपुर में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। मैं वॉलीबॉल में नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। अभी हम गए थे काला पीपल इंदौर शाहजहां जी स्टेट लेवल पे। बालाघाट से कितने थे? बालाघाट से जी वहाँ पर 5 लोग थे। यहाँ पर वीरांगना स्कूल में खेलते हैं पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी। पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी के कोच सुधीर तोमर बताते हैं कि शुभा गौतम की ऊंचाई वॉलीबॉल खेल के लिए एकदम सटीक है और शुभा इसी तरह से ही प्रदर्शन करते रहा तो आगामी दिनों में नेशनल स्तर की जूनियर प्रतियोगिता में उसका चयन निश्चित ही हो जाएगा। इस छात्र में पहली चीज़ तो इसको जो वॉलीबॉल खेल के लिए हाइट चाहिए वो हाइट इसकी पर्याप्त है और अब ये 17 साल का है। अगर इसने लगन, मेहनत और समर्पण की भावना से इस खेल के और भी तकनीकी ज्ञान सीख लिए ये जूनियर इंडिया कैंप अटेंड कर सकता है ये बालक। और हम सभी प्रशिक्षक और भी मेरे साथ हैं जैसे अनिल चंद्र सर भी, विशाल श्रीवास्तव, हम सब मिलकर इसको अपने अपने स्तर से नई तकनीक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाई जाती है उससे अवगत करा रहे हैं। अभी ये पहला इसका नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है जूनियर के लिए और आगे लड़का भविष्य में और अच्छी इसको ऊंचाइयाँ छूनी है तो नई तकनीक का ज्ञान आवश्यक है और जिसमें हमें पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी के संचालक श्री उमेश बागरेकर जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बच्चों की सफलता पर शुभकामनाएँ दी हैं और आगे ये भी कहा है कि जो भी बन सकेगा हम सहयोग इस बच्चे के लिए करेंगे और इस एकेडमी के लिए करेंगे। लालबर्रा विधानसभा में भी मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार हैं और आम लोगों के निरीक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करवाई गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 जनवरी के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे तो वह व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रारूप में 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत कर सकते हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो पंचायत स्तर के आम जनता है उससे अपील करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में पंचायत चुनाव नज़दीक है,
जिसकी मतदाता सूची का कार्य यहाँ पर प्रारंभ है ग्राम पंचायत में। तो सभी लोगों से यह अपील है कि 11 तारीख से जो मतदाता सूची का 13 तारीख से जो मतदाता सूची का कार्य प्रारंभ है, जिसमें सभी लोग अपना नाम जुड़ा सकते हैं, सभी लोग अपना नाम संशोधन करा सकते हैं, कुछ लोग नाम कटवा भी सकते हैं और कई लोगों का नाम त्रुटिवश किसी वार्ड में चले जाता है, वो भी दूसरे वार्ड से अपने स्वयं के वार्ड में नाम ला सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को 7 वर्ष का कारावास, पत्नी ने की थी आग लगाकर आत्महत्या। खैरलांजी भाजपा मंडल अध्यक्ष, निर्वाचन पर लगे आरोप, अधिक उम्र के व्यक्ति को चुने जाने का आरोप। मध्य प्रदेश शासन के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मोहर, पार्षद ही चुनेंगे अध्यक्ष। राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए नेकलाल का नहीं चला पता, जंगल में लगातार सर्चिंग कर रहे पुलिस के जवान। खाली प्लॉट में गंदगी तो नगर पालिका कर सकती है अधिग्रहण, प्लॉट मालिकों को दी गई चेतावनी। एस्टीमेट पर अटक गई सोलर योजना, 2 महीने पहले आया आदेश, विभाग कर रहा है एस्टीमेट का इंतजार। 17वां बाल समारोह का हुआ आगाज, 23 नवंबर तक होगा आयोजन। लालपन्ना में मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान की फसल की सुरक्षा में जुटे किसान। और पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी की सफलता, नेशनल टीम में चयनित हुए एकेडमी के खिलाड़ी शुभा गौतम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।